दिस इज गीतांजलि। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं नए टॉपिक को जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अभी तक के वीडियोस में जो भी आप लोगों ने देखा पढ़ा, उसमें से आप लोगों ने यूजर्स पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़ा, यूजर्स पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। लिमिटेशंस, सीमाएं, या तो कह सकते हो कि डिमेरिट्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अगर मेरिट्स है, स्पेशलिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कहीं ना कहीं डिमेरिट्स, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी एग्जिस्ट करता है। हर जगह मेरिट एंड डिमेरिट पैरेलल वे में चलता है, बट मैटर ये करता है कि डिमेरिट्स अधिक है या फिर मेरिट्स अधिक है। अगर मेरिट्स अधिक है तो हम डिमेरिट्स को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और अगर डिमेरिट अधिक है तो फिर हम क्या करते हैं, उस चीज को बिल्कुल भी स्किप करते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस को भी जानना बेहद जरूरी है, समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कि बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को साइंस की उपाधि दी गई है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अकाउंटिंग को साइंस तो बोला गया, बट इट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट नॉट अ एग्जैक्ट साइंस। क्यों एग्जैक्ट साइंस क्यों नहीं है अकाउंटिंग? क्योंकि बोला तो ऐसा ही किया है कि अकाउंटिंग इज अ साइंस, बट एग्जैक्ट साइंस इसलिए नहीं है क्योंकि अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस उसमें मेंटेन्ड है, या फिर जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, वो किसी लैबोरेटरी में टेस्टेड नहीं है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है ना कि लैब में उसे टेस्ट करके, उसे प्रूव करके साइंस माना जाता है, बट ये लैब में टेस्टेड नहीं है, प्रूव नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। क्लियर? तो यहाँ पे अब जब बात साइंस की हो रही है भैया, तो फिर यहाँ पे आप मेरिट भी अब देखोगे एंड डिमेरिट भी देखोगे, करेक्ट? दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये समझ लो कि भैया अगर आप एज ए अकाउंटेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, या तो आप यूजर्स हो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ना कि अकाउंटिंग के बहुत सारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। एक्सटर्नल की लिस्ट हमारी बहुत ही लंबी थी, है ना, लाइक इन्वेस्टर्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो गई, एम्प्लॉइज हो गए, ये सारे यूजर्स हैं। तो अगर आप उनमें से किसी एक कैटेगरी में भी आते हो तो अवेयर हो जाओ। अवेयर क्यों हो जाओ? क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना अकाउंट पे, क्योंकि ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है ना। ये H2O इक्वल टू वाटर, इस टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे सेट नहीं है। इसके जो फॉर्मूलाज हैं, इसके जो स्टैंडर्ड है, फ्लक्चुएट भी होते हैं। तो थोड़ा सा लिमिटेशन को समझते हैं कि कौन कौन से लिमिटेशन है, क्या है भाई डिमेरिट्स, इसे बता दो आप। देखो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा है और टोटल 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सारे पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से समझेंगे लोग, क्यों ऐसा क्यों बोला गया कि ये इसके लिमिटेशंस हैं। देखो फर्स्ट वन इज दैट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। देखो पहली चीज जो दी हुई है कि पर्सनल जजमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। किससे? पर्सनल जजमेंट से। क्या होता है ना कि जब भी अकाउंट मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा? अकाउंटेंट के द्वारा। तो वहां पे आप, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आप जैसे मर्जी वैसे नहीं मेंटेन कर सकते हो, राइट? वहां पे आपको वो सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है, जो अकाउंट के स्टैंडर्ड्स है, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके रूल्स हैं, राइट? तो यहाँ पे आप सारे रूल्स को, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए अकाउंट मेंटेन करते हो, यहाँ तक सही है, ठीक है, यहाँ तक आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिसकी अमाउंट आपको अपने पर्सनल जजमेंट से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू उसे क्या करना होता है, डिटरमाइन करना होता है। सोचो कुछ आइटम्स के वैल्यूज या कुछ टर्म्स की वैल्यूज ऐसी भी होती है जिससे आपको पर्सनल जजमेंट यूज करना होगा, आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसकी वैल्यू डिसाइड करनी होगी। तो ऐसे कोई टर्म हो सकते हैं क्या? देखो उस टर्म कह सकते हो आप कि सपोज करो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, सॉरी, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो नहीं कर सकते हो,
सेल्फ लाइफ ऑफ एसेट्स, सेल्फ लाइफ ऑफ एसेट्स, करेक्ट। डाउटफुल डेब्ट्स की जो वैल्यू है, डाउटफुल डेब्ट्स की जो वैल्यू होती है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ये सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जहां पे आपको अपने पर्सनल जजमेंट को यूज करना होता है, अपने एक्सपीरियंस को यूज करना होता है। तो ऐसा क्यों लिखा गया, देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो भी एसेट्स होते हैं, किसी भी तरीके का कोई एसेट्स हो, एक्सेप्ट लैंड, लैंड की बात यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। हर एक एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है पर ईयर, क्योंकि उसमें टूट फूट होते हैं, घिसावट होती है, तो उसकी वैल्यू वो कहीं ना कहीं खुद को डेप्रिशिएट करता है, उसमें गिरावट आती है ना। तो वहां पे डेप्रिशिएशन की वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है। सपोज करो कोई फर्नीचर है 1 लाख रुपीज की, करेक्ट, ये 1 लाख रुपीज की क्या है, फर्नीचर है हमारे पास, या तो सोच लो 1,50,000 रुपए की कोई फर्नीचर है हमारे पास, करेक्ट। तो सपोज करो एज ए अकाउंटेंट मैंने सोचा कि भाई इसकी सेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 10 ईयर हो सकती है। उसके बेसिस पे मैं पर ईयर उसे क्या करूंगी, 1.5 लाख रुपए, सॉरी 15,000 रुपए के हिसाब से उसे डेप्रिशिएट करूंगी, तभी तो 10वें साल में कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली इसकी वैल्यू नील हो जाएगी। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको पर ईयर उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट करना है, समझ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे एज ए अकाउंटेंट मैंने इसकी वैल्यू, इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 10 ईयर डिसाइड की, हमने 10 ईयर डिसाइड किया। बट एज ए अकाउंटेंट कोई दूसरा व्यक्ति, उससे जब ये बोला गया तो उसने क्या बोला कि नहीं भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो फर्नीचर है ये 15 साल चलने वाला है, 15 साल तक ये कुछ भी नहीं होगा, इसे हम 15 ईयर्स तक यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार इसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू थी वो कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपए। तो देखो यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है। तो ये हमारा खुद का जजमेंट था, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि कोई एग्जैक्ट नहीं ये बता सकता है कि भाई ये इस फर्नीचर की जो एग्जैक्ट सेल्फ लाइफ है वो कितनी होने वाली है ना। तो यहाँ पे पर्सनल लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली चीजें वैरी करती है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगा डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स एक ऐसी चीज है जहाँ पे हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हमने जो पैसे उधार दिए हैं या तो हमने जो माल उधार बेचा है उसमें से हमें कुछ पैसे नहीं मिलने के चांसेस लग रहे हैं, बट वैसे कंडीशन में फिर हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करते हैं, अपना जजमेंट यूज करते हैं कि भाई अगर हमने 10,000 रुपये का माल क्रेडिट सेल किया है तो हमें ऐसा लग रहा है कि 1,000 हमें नहीं मिलेंगे। कोई दूसरा अकाउंटेंट मेरी जगह पे हो तो वो 2,000 का एस्टिमेट कर सकता है, समझ रहे हो इसी को। तो यहाँ पे देखो बारीकी समझो इस चीज को, यहाँ पे हम क्या करें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को यूज करें, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, राइट। दैट्स व्हाई अगर अमाउंट वेरी कर रहा है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी वेरी करेगा, क्योंकि अगर हमने 15,000 का डेप्रिसिएशन किया है तो हमारी जो प्रॉफिट है वो कम होगी, लेस होगी। अगर किसी दूसरे ने 10,000 का डेप्रिसिएशन एस्टिमेट किया, डिटरमाइन किया है, तो उसकी जो प्रॉफिट होगी वो एबव होगी। चीज समझ में आ रही है क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस ही वैरी कर गया, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो भी प्रॉफिट होते हैं, जो भी लॉस होते हैं, जो बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस शो करता है, कौन शो करता है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, उसे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन से क्या है, लिमिटेशन में बंधा हुआ है ना, उसके पीछे भी लिमिटेशन से उसके साथ भी डिमेरिट साथ साथ में चल रही है। क्लियर, देखो तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था
ये हमने क्लियर किया। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बोला जाता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन साथ साथ चीज चलती है, क्योंकि कुछ परंपराएं होती है, धारणाएं होती है जो कि बनाए गए हैं। ठीक है, आप थर्ड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में आप लोग सारे कन्वेंशंस को, सारे कॉन्सेप्ट्स को पूरे डिटेल में कवर करोगे, राइट। उसमें बताया गया कि किस किस कॉन्सेप्ट को कहाँ पे अप्लाई करना, किस तरीके से अप्लाई करना है, कब, जब आप अकाउंट मेंटेन करते हो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, कि जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं ना, इन दोनों चीजों पे बेस्ड होता है कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करते वर्ड को, सर रूल्स समझ लो। क्या समझ लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं, वो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और हमें उस रूल्स को ही फॉलो करना होता है। भले ही वहां पे हम सही हो, भले ही हमारा पर्सनल जजमेंट, हमारा एक्सपीरियंस है वो सही बोल रहा हो, बट हम इस रूल को क्या इग्नोर नहीं कर सकते, हमें इसे फॉलो करना ही करना है। इट इज कंपल्सरी फॉर एनी अकाउंटेंट, है ना, टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन की वजह से भी क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा लॉस है, जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कि बैलेंस शीट बता रहे वो एग्जैक्टली सही नहीं बता पाता है। क्यों नहीं बता पाता है, देखो क्या होता है ना कि जो बिजनेस में जो भी एसेट्स होते हैं, करेक्ट, जो भी एसेट्स होते हैं वो गोइंग कंसर्न मेथड कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है, देखो किसी बिजनेस को जब स्टैब्लिश किया जाता है तो ऐसा टारगेट होता है कि ये जो हमारा बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ऐसा नहीं है किसी बिजनेस को स्टैब्लिश कोई करे तो ऐसा सोच कर करता है कि भाई मैं 2 साल के बाद से बंद कर दूंगा या फिर आफ्टर 5 ईयर में इसे क्लोज कर दूंगी, ऐसा सोचकर कोई करेगा बिजनेस क्या? एक्जैक्टली नॉट, है ना। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न में ये होता है कि हम ये सोचकर बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग लास्ट होगा, वो चलता जाएगा, ये कभी ना बंद होने वाली चीज है। तो वैसे कंडीशन में जो भी एसेट्स होते हैं, हमने जो एसेट्स परचेज किया हुआ है उस एसेट्स की जो कॉस्ट होती है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू को हम हर साल पर ईयर बैलेंस शीट में शो करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल, सपोज करो बिल्डिंग की जो वैल्यू है, ठीक है, जब हमने बिजनेस स्टैब्लिश किया तो इसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज थी। क्लियर? कितनी थी? 5 लाख रुपीज। आफ्टर 5 ईयर इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर हो गई 10 लाख रुपीज। कितनी हो गई? 10 लाख रुपए। सोचो, बिकॉज चीजें कई बार महंगाई के टाइम में चीजें कई बार उसकी जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू कई बार बढ़ जाती है, सपोज करो, है ना। बट हमारा क्या है कि हम तो रूल्स को फॉलो करने वालों में से हैं, हम रूल के अकॉर्डिंग, सॉरी रूल के अगेंस्ट कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना, हमारे ऊपर बाउंडेशंस लगे हुए हैं, है ना। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, पर ईयर 5 लाख रुपीज बिल्डिंग की वैल्यू दिखाएंगे। नो, यहाँ पे 5 लाख रुपए भी हम नहीं दिखाने वाले, क्योंकि हमेशा बोला जाता है कि एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगता है। क्या लगता है? डेप्रिसिएशन हर एक एसेट्स में एक्सेप्ट लैंड में। तो यहाँ पे जो भी एसेट्स की जो भी डेप्रिसिएशन की जो भी रेट डिसाइड किए हुए, जो भी उसकी दर होगी, सपोज करो 10% का डेप्रिसिएशन है, तो पर ईयर इसमें वो डिडक्ट होता चला जाएगा, सब समझ रहे हो। तो आफ्टर 5 ईयर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बताओ? इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ना, वो हो जाएगी आपकी 2.5 लाख रुपए। देखो कितनी हो जाएगी? 2.5 लाख रुपए। तो हमने डेप्रिसिएशन अप्लाई किया बिल्डिंग में और 5 साल के बाद इसकी वैल्यू हमने कितनी दिखाई? अपने बैलेंस शीट के एसेट साइड में
2.5 लाख रुपए की। बट अगर अभी इस वक्त उस बिल्डिंग को बेचा जाए तो हमें अभी तुरंत 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। इस 10 लाख को हम इग्नोर करके 2.5 लाख को ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जरा सोचो, अगर इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए दिखाई है तो हमारी प्रॉफिट कितनी अधिक होने वाली है, समझ लो। हमारा जो बैलेंस शीट का जो एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें शो नहीं हो रहा है, वो हमें बता नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपए रखा, बट इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। मैं क्लियर, चीजें समझ में आ रही है? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो था बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के डिमेरिट्स, क्लियर। तो अगर इस कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्ट क्या कह सकते हो, प्रॉफिट, एग्जैक्ट लॉस या फिर एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बताना चाहिए वो नहीं बता सकता हमें अकाउंट, क्लियर। सॉरी, देखो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ऐसा नहीं बोला जाता है कि क्या अकाउंट हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ला कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अकाउंट बनाए ही जाते हैं हमें इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन ला कर दे। देखो किसी भी चीज की जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है फिर एग्जैक्ट लॉस है वो कब पता चलता है, जब वो चीज को बंद कर दो, उस चीज को वाइंड अप कर दो, फिर उसे कैलकुलेट करो, समझ रहे हो। अगर आपने किसी बिजनेस को स्टैब्लिश किया है तो वो, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग, वो चलता जा रहा, कॉन्टिन्यूअस है, तो एग्जैक्ट उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं हो पाती, एग्जैक्ट हम प्रॉफिट नहीं बता सकते, एग्जैक्ट लॉस नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, अभी मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को बिल्डिंग वाली, कि बिल्डिंग की जो वैल्यू है हमने कितना दिखाया है बैलेंस शीट में, 2.5 लाख रुपए, बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, उसकी जो मार्केट प्राइस है आज के डेट में वो कितनी है, 10 लाख रुपीज। तो यहाँ पे चीजें समझो, अगर आपको एग्जैक्ट लॉस, अगर आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट जानना है तो आपको तब पता चलेगा जब आपका बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस को क्लोज कर देते हो और स्टार्टिंग टू एंड जो भी आपने एक्सपेंस किया है और जो भी आपकी इनकम हुई है उसमें आप कंपैरिजन करते हो, समझ रहे हो। स्टार्टिंग टू एंड जो भी आपकी इनकम और जो भी आपके एक्सपेंस हुए उसके बीच कंपैरिजन करने के बाद अगर प्रॉफिट होता है तो उसकी एग्जैक्ट प्रॉफिट आपको पता चल जाएगी, क्लियर। दैट्स व्हाई ऐसा बोला जाता है कि हम पर ईयर अकाउंटिंग पीरियड अकॉर्डिंगली, जो कि होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, करेक्ट। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हम पर ईयर क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट मीन्स फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और इस फाइनल अकाउंट को बनाने के पहले हमारा स्टार्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, हम जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, सॉरी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की बारी आती है, करेक्ट। तो इस तरीके से चीजें होती है। चलो नेक्स्ट क्या आपका, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट सेम चीज ही है, इसे कह सकते हो आप ओरिजिनल वैल्यू, मूल लागत कह सकते हो या फिर ओरिजिनल वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो। दैट मीन्स क्या हुआ, ओरिजिनल वैल्यू में क्या होता है कि देखो अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना बिल्डिंग वाली चीज के बारे में बताया था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है। दैट मीन्स क्या कि आपको पर ईयर जो कि बैलेंस शीट में वैल्यू दिखानी है एसेट्स की, वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू ही दिखानी है। आपको मार्केट प्राइस को, आपको बाजार वाली जो कीमत चल रही है, जो आपको अभी जस्ट बेचोगे तो मिल जाएगा वो प्राइस, उसको बिल्कुल इग्नोर करना है, स्किप करना है। दैट्स वाई बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट्स वाई एग्जैक्ट प्रॉफिट और एग्जैक्ट लॉस नहीं बता पाता है, क्लियर। देखो अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हो गया पता है आपको, विंडो ड्रेसिंग का मतलब हो गया
ऐसे शो ऑफ करना, चीजों को शो ऑफ करना। कई बार किसी कंपनीज के या फिर किसी बिजनेस के जो अकाउंट बनाए जाते हैं, दैट मीन जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए जाते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें की जाती है जिससे हमारा प्रॉफिट अधिक दिखे। ऐसा क्यों किया जाता है भाई? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं क्यों किया जाता है। सपोज करो कंपनी को अगर लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो अगर उसने लॉस दिखाया या तो उसे प्रॉफिट कम हो रहा है, जो उसने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंगली उसे प्रॉफिट कम हो रहा हो, तो वैसे कंडीशन में अगर उसने प्रॉफिट कम दिखाया तो उसे लोन इजीली नहीं मिलेगा। जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो हमारे बैंक है, वो लोन कैसे कब प्रोवाइड करती है? जब उसकी प्रॉफिट को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखती है कि भाई इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, इसकी रीपेइंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो हम इसे इजीली लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को अधिक दिखाने के लिए कुछ हेरफेर करती है, कुछ शो ऑफ करती है। कैसे शो ऑफ करती है, क्या हेरफेर हो सकता है? तो देखो, जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, उसकी वैल्यू ओवर करती है, वो ओवर वैल्यूएशन करती है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की वैल्यू अधिक करती है क्लोजिंग स्टॉक। देखो, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट अधिक देखने को मिलेगा। सपोज करो लास्ट ईयर की जो भी परचेजिंग हुई है, उसे स्किप कर देगी। क्या कर देगी? स्किप, जिसकी वजह से भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो कई बार ऐसे पॉलिसी, ऐसी स्ट्रैटेजी बिजनेस के थ्रू, कंपनीज के थ्रू अप्लाई की जाती है जो कि हमें नहीं पता होता, बट वो कहीं ना कहीं प्रोसेस चालू रहता है ना। तो इन सारी स्ट्रैटेजी, इन सारी पॉलिसीज की वजह से भी प्रॉफिट और लॉस फ्लक्चुएट करता है, एग्जैक्ट नहीं बता पाता है। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता है। दैट्स वाई आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। किस पे? अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्ट जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिलता 100%। ऐसा नहीं कर सकते आप, 80% तो मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट एक होता है ना ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक, वो नहीं मिलेगा आपको। इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी कंपनी की बात की जाए, किसी भी बिजनेस की बात की जाए, इट्स रियली नॉट इम्पॉसिबल, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। सॉरी, देखो यहाँ तो नेक्स्ट क्या आपका, हाँ देखो, ये हमारा हो गया, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए ना। लास्ट बचा है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। कहा जाता है कि फोरकास्टिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है, फेवरेबल नहीं होता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? भाई हम तो प्रीवियस को देखते हैं, जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं, फिर उसकी हम फोरकास्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं फ्यूचर का। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि सूटेबल नहीं है? सूटेबल नहीं है तो फिर क्यों क्यों कैसे हम फोरकास्ट करें? तो देखो, हम जनरली या फिर अपने डेली लाइफ में भी जनरली हम जो प्लानिंग करते हैं वो अपने प्रीवियस एक्टिविटी, अपने पास्ट में जो भी हमारे साथ हुआ है उसे देखकर उसे एनालिसिस करके हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। सपोज करो एज ए स्टूडेंट, अगर मेरे जो मार्क्स है, जो मैं मार्क्स स्कोर कर रही हूँ, बहुत अच्छा स्कोर कर रही हूँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैं ऐसी प्लानिंग कर सकती हूँ कि अच्छे कॉलेज में मेरे एडमिशन हो सकते हैं। तो मैंने कैसे फोरकास्ट किया कि मेरे परफॉर्मेंस अच्छे हैं, मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेरी पकड़ अच्छी है, उसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं कॉमर्स ले सकती हूँ, मैं आर्ट्स ले सकती हूँ, मैं साइंस ले सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने कैसे ये जज किया, कैसे एनालिसिस किया? प्रीवियस एक्टिविटी के बेसिस पे। तो अकाउंट के जो भी इंफॉर्मेशन हैं, पास्ट में जो एक्टिविटीज हो चुकी है बिजनेस की, उस एक्टिविटीज के बेसिस पे फ्यूचर को एनालिसिस किया जाता है और प्रिडिक्ट किया जाता है। प्रिडिक्ट दैट मीन भविष्यवाणी की जाती है या फिर अनुमान लगाया जाता है, कुछ भी आप बोल सकते हो, क्लियर। बट ये कंप्लीटली सूट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? देखो, आज के डेट में
डिमांड में चेंजेस आना, कंपटीशन में चेंजेस आना, इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, डिमांड बहुत बढ़ गई, डिमांड बहुत घट गई, ठीक है। फिर जो हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जो हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट है, उसमें चेंजेस आना, इट्स वेरी वेरी नेचुरल। तो क्या पता हमने सपोज करो हमने पिछले 3 सालों में प्रॉफिट अच्छा किया, 10,000, 12,000 एंड 13,000, तो मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि 4th ईयर हमारा जो प्रॉफिट हो 14,000 तो होगा ही होगा, ऐसा मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। बट सपोज करो जो हमारे जिस फील्ड में मैं बिजनेस कर रही हूँ उस फील्ड में कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर्स आ गए जो कि काफी रेप्यूटेड है, सपोज करो खूब सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, तो वैसे कंडीशन में अगर मैं ऐसा मान कर चलो कि नहीं मुझे 14,000 का प्रॉफिट होना ही चाहिए, तो क्या होगा वैसा प्रॉफिट। या फिर सपोज करो मंदी आ गई, रेसेशन आ गया, तो लोगों के डिमांड घट गए, तो क्या मुझे एग्जैक्ट 14,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये लैक करता है, ये क्या करता है, अनसूटेबल होता है। कहा जाता है ऐसा कि कई बार अनसूटेबल होता है फोरकास्टिंग के लिए, क्योंकि हम पास्ट को एनालिसिस करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, और फ्यूचर को कोई देख नहीं सकता है ना। तो वैसे कंडीशन में ये चीजें अप्लाई होती है। दैट्स वाई ऐसा बोला जाता है कि अकाउंटिंग के भी लिमिटेशंस है। देखो अकाउंटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसी क्वालिटीज है, आप ट्रस्ट कर सकते हो। यह मैंने जो पर्सन लिखा है एग्जैक्ट नहीं बताया, बट आप 80% ट्रस्ट करो ना, बट 20% की तो अनसर्टेनिटी बनी ही रही, 20% की अनसर्टेनिटी बनी रही, क्योंकि इसके लिमिटेशंस जो होते हैं यहाँ पे, कौन कौन से लिमिटेशंस है, ये सारे लिमिटेशंस है। तो चीजें समझ में आ रही है ना। देखो तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि देखो थ्योरी थोड़ा बोरिंग होता है, बट चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे उसके पहले थोड़ी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरीज पता होंगी, थ्योरेटिकल नॉलेज पता होंगे, तो जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो अपने थ्योरी को प्रैक्टिकल से कनेक्ट करोगे, समझ रहे हो। अब ऐसे डायरेक्टली मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने लग जाऊं तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज वो हाई वाला नॉलेज डेवलप नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहती हूँ अकाउंट के जो बेसिक नॉलेज है उसे आप डेवलप कर लो, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एंड ट्रस्ट में अकाउंटिंग कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तक की जो भी क्लासेस आप लोगों ने की है उसमें सारे थ्योरीज बताए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं करवाए जा रहे हैं, आप लोगों ने आर्ट्स तो नहीं ले लिया, ऐसा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट इट इज नॉट आर्ट्स, ये आर्ट्स नहीं है। इसमें आपके कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही होंगे, बट थोड़े से थ्योरीज हैं अकाउंट को समझने के लिए कि अकाउंट होता है क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। फिर जब इसे समझ जाओगे तो फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अप्लाई करोगे। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो। आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज फ्रेंड क्लास को कंटिन्यू करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड क्लास में ऐसे ही बने रहो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। तो मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।